अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू हंटेड हॉरर पॉडकास्ट। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू हंटेड हॉरर पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। आइए सुनते हैं आज की वीडियो में किसी की ज़िंदगी पे बीती एक सच्ची, नाकाबिले यकीन और क्रिस्टल कहानी, जिस पे बीतती है उसी की ज़बानी। मेरा दोस्त उस्मान इकबाल, जिससे पुलिस टारगेट की खतरनाक 10 साल पहले निकल चुकी है, वो मेरा बचपन का दोस्त। तब से जब हमारे मोहल्ले में फ़कत चंद घर होते थे और सारे इलाका बंजर व वीरान होता था। हमारी गली में 3 गलियाँ छोड़कर 200 गज दूर कब्रिस्तान होता था, कदीम लेकिन चंद एक कब्र पर मुश्तमिल, कीकर के कांटों झाड़ियों से लेस भरा उजड़ा सा, जिसे दिन के उजाले में ही देखकर लोग खौफ महसूस किया करते थे। और हमारी उम्र के बच्चे इस कब्रिस्तान का नाम लेने से भी डर जाते थे। लेकिन तब भी हम 5 दोस्त ऐसे भी थे, निडर, बेबाक और पंगेबाज। स्कूल से वापसी के बाद मैदानों, इजारों में घूमना और कब्रिस्तान में टूटी हुई कब्रों में दहाने गए काले जादू से लिखे तावीज़ों, हड्डियों, रुई, कपड़े से बने गुड्डियों को तलाशना, बारीक सुइयों से रोए नीमों को आपस में बराबर तकसीम करना और इनसे खेलना। हम ऐसे भी थे, ना समझ और ना ही समझ में आने वाले। ये 2009 की बात है। रात तकरीबन 1 बजे का वक्त होगा। सर्दियों की सर्द रातें थी और हवाओं की सर्द थपेड़ें आजकल अपनी मौजें जमने थी। मैं रात देर तक जागने और टीवी देखने का आदी था, इसलिए रात देर तक जागते रहना मेरा मामूल और मशगला बन चुका था। मैं घर में गली से मोहल्ले की बैठक में सोता था, इसलिए बाहर की हर आहट और आवाज़ को बआसानी सुन लेता था। इस रात अंकल इकबाल की आवाज़ ने मुझे इनकी तरफ मुतवज्जा करवाया। वो उस्मान से मुखातिब थे और इसे बार बार घर वापस चलने की तलकीन कर रहे थे, लेकिन उस्मान को कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। इसी आसना में जिस्म से रज़ाई हटाए हुए बाहर निकल आया। देखता हूँ कि गली के नुक्कड़ पर अंकल इकबाल और उस्मान खड़े हैं और उस्मान की पीठ अंकल इकबाल की जानिब है और अंकल इकबाल उस्मान को घर जाने का बोल रहे हैं, लेकिन उस्मान सब सुनते हुए भी अनसुनी कर रहा है और ढीठ बने मुंह फेरे खड़ा है। खैर, मैं जब पास पहुंचा और अंकल से मुखातिब हुए बगैर उस्मान की तरफ लपका और उसे हाथ से पकड़कर अपनी जानिब खींचना चाहा, तो वो उस्मान इस वक्त सख्ते सी कैफियत में था। इसका जिस्म बुखार की हद से आग मांदित तप रहा था। आंखों से गालों पर आंसू बह रहे थे और कब्रिस्तान की तरफ मुंह किए देखे जा रहा था। फिर अंकल इकबाल ने आगे बढ़कर मुझे मना कर दिया कि बेटा, आप रहने दे इसे, आज जाओ अपने घर, मैं इसे खुद ले जाऊंगा घर, खुद ही मान जाएगा। और मैं ये सुनते ही वापस घर की जानिब पलट चुका था। घर में दाखिल होने तक मेरा दिल बोझल हो चुका था, क्योंकि मैं और मेरे दर्दो पेश के मोहल्लेदार अजीज़ा कारी सब इसे जानते और समझ चुके थे। ये माजी का वो आसेब छुलावा, जिन, बदरू, चुड़ैल जो भी है, वो आज भी है और शायद हमेशा रहेगा, क्योंकि इस आसेब ने शुरू दिन से लेकर आज तक अपने होने का हमेशा सबूत दिया था। इलाके के वीरान होने से लेकर गुंजान होने तक दर्जनों अकल से मावरा पुरस्कार खौफनाक वाक़यात वक़ूअ पज़ीर हो चुके थे। नौजवान लड़कियों पर आसेब हो जाना और शदीद दौरे पड़ना, छोटे बच्चों का रात को डर कर उठ जाना और बिलक बिलक के रोना, और किसी नानज़र आने वाले मखलूक की तरफ उंगली से इशारा करना, डर से मुंह छुपाना, और बस ये नहीं, आकिल व बालिग बड़ी उम्र के मर्द व हव्वात को सोते में थप्पड़ पड़ना और फिर इन थप्पड़ों के पंजों के निशान आ जाना,
ایسے بہت بار ہوا ہے اور ہو چکا ہے اور ہوتا آ رہا ہے۔ بچپن سے لے کر جوانی تک سنتے دیکھتے اور سہتے آ رہے ہیں کہ یہ علاقہ کافی بھاری آثیر زدہ ہے۔ یہاں اندیکھی آثیر مخلوقات کا بسیرا ہے۔ ہمارے علاقے میں ایک پرانے ملنگ ٹائپ سائیں ہوتے تھے جو زیادہ تر قبرستان میں پائے جاتے تھے، وہیں زیادہ تر رہتے تھے اور راتوں کو سو بھی جاتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ سارا علاقہ کبھی ہندوؤں کا پرانا قبرستان ہوا کرتا تھا اور وہ یہاں اپنے چھوٹے بچوں کی تدفین کیا کرتے تھے، کیونکہ ہندو اپنے چھوٹے مرنے والے بچے کو جلاتے نہیں ہیں۔ ہمارے اس علاقے کے قبرستان میں چند ایک پراسرار خوشیاں بھی ہو چکی ہیں۔ ان لوگوں نے خود کے گلوں میں رسی ڈال کر پھندے لگا لیے اور یہ ایک معمہ اور راز رہا اور آج تک راز ہی ہے۔ اب تحریر کو دوبارہ عثمان کی طرف لے چلتے ہیں۔ مجھے بچپن کا وہ دن آج بھی یاد ہے جب ہم چوتھی کلاس میں پڑھتے تھے۔ وہ گرمیوں کی تلخ دوپہر تھی۔ سورج کا غضب اس کی قہر برساتی گرم دھوپ بتا رہی تھی اور رہی سہی کثر علاقے کا ویران ہونا اور تیز ہوا چلنا جو گرم تھپیڑوں کی صورت اختیار کر جاتے تھے۔ اس دن میں شہزاد اور عثمان اسکول سے چھٹی کے بعد واپسی پر قبرستان کی جانب نکل آئے تھے اور اپنے شغل کھیل کود کے لیے قبروں کے کونوں، کھڈوں، سوراخوں کی تلاشیاں لے رہے تھے کہ اچانک ہم سے کچھ گز دور عثمان بے ہوش گر پڑا۔ اس کے ہاتھ پاؤں سب مڑ چکے تھے، منہ سے جھاگ نکل رہا تھا اور آنکھیں بالکل اوپر کی طرف جا لگی تھی۔ صرف سفید پتلیاں ہی نظر آ رہی تھی آنکھوں کی۔ وہ تھر تھر کانپ رہا تھا۔ عثمان کی اچانک سے ایسی صورتحال دیکھ کر میں اور شہزاد ڈر گئے اور ہم نے اسے ایسے ہی اکیلا قبرستان میں چھوڑ کر گھر کی جانب دوڑ لگا دی۔ اس کے بعد علاقے مکینوں نے وہاں جا کر قبرستان میں دیکھا تو عثمان کو مردہ حالت میں پایا۔ عثمان اب زندہ نہیں رہا تھا، لیکن یہ واقعہ آج تک میرے ذہن میں دفن ہو کر رہ گیا ہے۔